चर्चा गरम है। बिहार में सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के टिकट बंटवारा किया तो उसमें भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का शानदार प्रयोग किया है। लेकिन इस प्रयोग में इस बार नीतीश कुमार ने कई जातियों का कद घटा दिया है और कुछ का बढ़ा दिया है। जैसे नीतीश कुमार ने इस बार मुसलमानों को बड़ा झटका दिया है, झटका भूमिहारों को भी दिया है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने लवकुश समीकरण यानी कि कुर्मी कुशवाहा समीकरण पर भरोसा जताया है और साथ ही साथ यादवों को बड़ा झटका दे दिया है, यानी कि वे यादव जो लालू यादव के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। और इन तमाम चीजों के बीच राजपूत जाति पर नीतीश कुमार ने बड़ा भरोसा जताया है। तो नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग में इस बार बिहार में एनडीए को कितना फायदा होगा, जदयू किस दिशा में जाएगी, इन तमाम मुद्दों पर न्यूज फाउंडेशन के विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है में हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र। मैं हूं प्रियदर्शन। तो हम सबसे धीरेन्द्र के पास जाएं, उसके पहले आपको आंकड़ा बता दूं कि जदयू ने जो 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें किस जाति से कितने उम्मीदवार हैं। तो दरअसल जदयू की ओर से जो कुल 101 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उसमें अगर आप जातिगत तौर पर देखेंगे तो जो भी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा उसमें धानुक जाति से 8 उम्मीदवार आते हैं, जबकि मल्लाह 3 हैं। गांगोता जाति से 2 उम्मीदवार हैं और कामत 2 हैं, चंद्रवंशी 2 हैं, तेली 2 हैं, कलवार 2 हैं, हलवाई 1 हैं, कानू 1 हैं, अग्रहरी जाति से 1 आते हैं, सूरी से 1 आते हैं, गोस्वामी से 1 आते हैं। जबकि जैसा मैंने आपको बताया कि कुशवाहा और कुर्मी, तो कुशवाहा बिरादरी से 13 उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि कुर्मी से 12 उम्मीदवार उतारे गए हैं। यादव जाति के 8 उम्मीदवार हैं और मुसहर से 5, रविदास 5, पासी 2, पासवान 1, धोबी 1 और सरदार यानी कि बांसफोड़ से 1 उम्मीदवार हैं। इसके तरफ खरवार जाति के 1 हैं और अगर हम सवर्णों की बात करें तो राजपूत जाति से 10 उम्मीदवार हैं, भूमिहार 9 हैं, 2 ब्राह्मण हैं और 1 कायस्थ हैं। इसके अतिरिक्त 4 अल्पसंख्यक बिरादरी से हैं यानी कि मुसलमान हैं। पूरी लिस्ट में 13 महिलाएं भी हैं। तो धीरेन्द्र, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार का जो समीकरण रहा है यह समीकरण किस दिशा में जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जिस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर अपनी राजनीति 1995-96 से शुरू किए, 94 से की, उस सोशल इंजीनियरिंग पर अभी तक कायम है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे इनकी पार्टी को लव कुश की पार्टी मानी जाती थी और बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी, खासकर क्षेत्रीय दलों का एक अपना जातिगत वोट बैंक है, वो आधार वोट बैंक है उनका। तो ये लव कुश की पार्टी मानी जाती थी। लव मतलब कुर्मी और कुश मतलब कुशवाहा। कुशवाहा जाति का आपने कहा 13 उम्मीदवार इन्होंने दिया है और कुर्मी जाति से 12 है। लेकिन यहाँ पर यह देखना दिलचस्प है कि 8 धानुक जाति के उम्मीदवार हैं। अगर मैं संख्या में सही हूं तो धानुक कुर्मियों की ही एक शाखा है। अब चूंकि जातिगत राजनीति इतनी विभक्त हो गई है कि जाति में भी जाति खोजी जाने लगी, इसलिए धानुक अलग से एक मतलब नाम कोट करना पड़ रहा है। जबकि इस चुनाव के पहले तक या मोर और लेस 2015 के पहले तक धानुकों की गिनती कुर्मी के अंतर्गत ही होती थी। आज से नहीं, ये 2022-23 का जो कास्ट सर्वे हुआ उसके पहले से बिहार की राजनीति में कुर्मियों की आबादी समेकित रूप से 2% के आसपास मानी जाती थी, जबकि 2022-23 के जो सर्वे हुआ उसमें 2.8% के करीब इनकी आबादी मानी गई। फिर भी वोट बैंक और क्षेत्र को देखते हुए जिस तरीके से कैंडिडेट्स की फील्डिंग की गई है, मुझे ऐसा लगता है कि जो परिपाटी इनकी रही है उसी परिपाटी के तहत ये उम्मीदवार उतारे हैं। हाँ, कुछ एक चीज चौंकाने वाला जरूर है, जैसे यादव की संख्या कम हुई, 8 टिकट मिला है यादवों को, लेकिन उसके जगह पर ये एक्सट्रीम ओबीसी में जैसे वैश्य वर्ग से सूड़ी, कलवार, कानू, जैसे अगर आप देखिए इन जातियों को जो साधने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो मार्जिनल संख्या वाली जो जाति है वो कुछ एक पॉकेट में इतनी ताकत रखती है कि उस खास क्षेत्र में, उस खास विधानसभा में किसी को हरा और जिता सकती है। लिहाजा जेडीयू ने जो सोशल इंजीनियरिंग अपना किया है वो मैं जो समझ रहा हूं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले अभी ज्यादा पुख्ता दिख रहा है। जैसे हम दर्शकों को एक और आंकड़ा बता देते हैं
वर्ष 2020 और 2025 में जो जदयू ने टिकट बंटवारा किया है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो वर्ष 2015-20 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी से अगर हम जातिगत तौर पर देखें तो 18 यादव को टिकट दिया गया था। इस बार संख्या घट के 8 हो गई, यानी कि 10 सीट यादवों की घट गई। जी। कुशवाहा 15 थे, उनकी संख्या घट के 13 हो गई। कुर्मी 12 पिछली बार भी थे, इस बार भी 12 है। इसके अतिरिक्त मुसलमान पिछली बार 11 थे, इस बार 4 हो गए। ये बड़ी बात है कि 4 मुसलमान हो गए। धानुक पिछली बार भी 8 थे, इस बार भी 8 है। राजपूत 7 थे, राजपूतों की संख्या बढ़ी है, 10 हो गए। जी, राजपूतों की संख्या इस बार बढ़ चुकी है और राजपूत इस बार 10 हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो अगर आप देखेंगे तो जो भूमिहार जाति से आते हैं तो उनकी संख्या घट गई, इस बार 9 है, पिछली बार संख्या 10 थी। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि जो अलग अलग, इसके अलावा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण 2 थे पिछली बार भी, इस बार भी 2 है। इसके अतिरिक्त चूंकि SC/ST के जो वर्ग हैं तो उनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं स्वाभाविक है वहीं पर उनको लगभग मौका मिलता है। तो इस बार अगर आप कुल देखेंगे, इस बार देखिए प्रदर्शन, आपके पास आंकड़ा है, आप क्षेत्र पर भी गौर करेंगे तो जो इंटरमीडिएरी कास्ट हैं, जो एक्सट्रीम EBC जिनको कहा जाता है अति पिछड़ा वर्ग, उस पर फोकस ज्यादा है। पूरे प्रदेश की राजनीति पिछड़ा और अति पिछड़ा केंद्रित है। जो छोटी छोटी जातियां, कहीं पर कलवार की संख्या ज्यादा, कहीं कानू की संख्या ज्यादा, कहीं सूढ़ी की संख्या ज्यादा, उन लोगों को भी तवज्जो दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, आपने गौर किया पिछली बार के मुकाबले राजपूत जाति की संख्या बढ़ी। हाँ, आप बीजेपी का भी अगर जो देखेंगे तो उसमें भी राजपूतों की संख्या बीजेपी के तकरीबन 101 जो लिस्ट उन्होंने जारी किया है, तकरीबन 25%, मतलब 22-23 संख्या सिर्फ और सिर्फ राजपूत जाति को लोगों को दी गई है। जैसे पहली 2 सूची की अगर बात करेंगे ना तो करीब 19 राजपूत, 19 पहले ही 2 सूची में, और तीसरी सूची जो अंतिम सूची है उसमें मेरे कैलकुलेशन से 4 हो रहा है। हो सकता है कि किसी एक नाम को पहचानने में मेरे से गलती हो रही होगी, तो 3 मतलब 22 में कहीं कोई संदेह नहीं है। हालांकि मैं समझता हूं कि 23 की संख्या ये जा रही है। आप एनडीए के दूसरे घटक दल, मतलब तीसरे घटक दल, इनका टिकट देख लें, क्या कहते हैं, LJP-R का, वहां पर भी राजपूत को तवज्जो मिला है। आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है। सवर्ण जाति में जो सवर्णों का ब्लॉक बताया गया कि 15 कुछ फीसदी सवर्ण जातियां हैं बिहार में, जिसमें राजपूतों की आबादी ब्राह्मणों के बाद है। लेकिन ब्राह्मण सब जगह घट रहे हैं। बीजेपी में भी ब्राह्मणों की संख्या कम गई, यहां पर 2 का 2 ही रह गया। वजह इसके पीछे 2 है, मैं बता रहा हूं। महीना जुलाई का, जगह वाराणसी, बिहार के राजपूतों की एक बड़ी मीटिंग होती है, और उस मीटिंग को कॉल करने वाले बिहार से एक सांसद हैं जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वहां पर एक निर्णय लिया गया। उस निर्णय का मतलब यह था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जो कास्ट हटाकर बात करते थे, हम सीधे सीधे राजपूत शब्द पर बात करेंगे, राजपूत जाति की बात करेंगे, और राजपूत जाति के लिए टिकट और राजपूत जाति के लिए सत्ता में हिस्सेदारी की बात करेंगे। और इसका प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतकर राजीव प्रताप रूडी बिहार आते हैं तो कुछ एक मीडिया से बात करते हुए वो अपनी जाति की भी चर्चा करते हैं कि पार्टी ने कहा कि अपनी जाति में जाइए और पार्टी का प्रचार कीजिए। साथ ही साथ सवर्णों की भी बात उन्होंने की। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं। आरा में एक मीटिंग हुई अगस्त महीने में। अच्छा, उस मीटिंग में बिहार के राजपूत समाज के दिग्गज जुटे थे, जिसमें औरंगाबाद से भी थे और सुपौल से भी थे। RK सिंह भी उस मीटिंग में थे, जो मेरे पास सूत्रों के हिसाब से जानकारी है। उस मीटिंग में भी इसी लाइन को दोहराया गया, और इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं कि हाल में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ आरा शाहाबाद क्षेत्र में, RK सिंह की भाषा पर आप गौर कीजिए। बिल्कुल, जातिगत शब्द का प्रयोग और जातिगत शब्द के साथ राजनीति में संघर्ष, सत्ता में भागीदारी, इस तरीके के शब्द उछाले गए। अब चलिए जदयू में आप देखिएगा कि आनंद मोहन यहां आते हैं। आनंद मोहन अपनी कास्ट की बात करते हैं और साथ ही साथ भूरा बाल की भी चर्चा करते हैं। लिहाजा जो जानकारी मेरे पास है, ये जानकारी बिहार के दूसरे बड़े दल के नेताओं और दल के जो रहनुमा है, जो उनके रणनीतिकार है, उनके पास नहीं होगी, ये मैं नहीं मान सकता। उनके पास भी इसकी पूरी जानकारी थी। और राजपूत वोट बैंक के बारे में यह माना जाता है
कि मोटा मोटी तौर पर ये वोट बीजेपी की ओर आता है, एनडीए की ओर आता है, लेकिन ये वोट कब आरजेडी की तरफ मुड़ जाए, महागठबंधन की ओर मुड़ जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हम सबने देखा कि कई हाँ, जगहों पर। तो ये माने ये इनका ट्रेंड रहा है राजपूत जाति के पॉलिटिकल वोटिंग का, कि अगर जो इनकी नाराजगी हुई तो ये नाराजगी ईवीएम में दर्शा देते हैं। तो उस नाराजगी को रोकने के लिए इतना सीट दिया गया। अब कहिएगा कि इतना सीट इन्हीं को क्यों दिया गया? इसलिए इतना सीट इन्हीं को दिया गया कि इसी वोटर को वो अट्रैक्ट कर सकते थे। आप देखिए यहां पर यादव की संख्या घट गई है टिकट में, इसलिए कि एनडीए ये मानकर चल रही है इस विधानसभा चुनाव में कि बहुत प्रयास करने पर भी हम यादव और मुसलमान का वोट अपनी ओर। मैं आपको वही जा रहा था कि यादव के साथ साथ मुसलमानों को लेकर के भी देखिएगा तो पिछली बार ये जो 11 मुसलमान नीतीश कुमार ने दिए थे, इस बार संख्या घट के 4 हो गई है, और भाजपा ने तो 0 कर दिया है। तो भाजपा तो देती ही नहीं थी। हाँ। यादव और मुसलमान इन दो मतदाता वर्ग के बारे में एनडीए का इंटरनल रिपोर्ट ये कहा कि आप चाहे जो प्रयास कर लें, बहुत ज्यादा इस वोट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि 30% से ज्यादा जो मतदाता वर्ग है वो बिल्कुल ये सब। आप एक चीज गौर कीजिएगा कि बीजेपी की एक राजनीति रही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हरियाणा में सबसे बड़ा जो जाति की जमात है वो जाटों की है, और बीजेपी वहां पर लगातार 12-13 साल से, मतलब ये जो कार्यकाल वहां की गवर्नमेंट की है इसको 15 साल कह देना बहुत गलत नहीं होगा, 15 साल से एंटी जाट पॉलिटिक्स या एंटी जाट ना क्या रेस्ट जाट पॉलिटिक्स करके खड़ी है। अब ये जो एनडीए है, एनडीए इस पॉलिटिकल लाइन पर काम करने की कोशिश कर रही है कि जो हमारे साथ नहीं आ सकते हैं उनको प्रणाम कीजिए, उनमें जो हमारे साथ हैं, जैसे जो दिग्गज चेहरे हैं, विजेंद्र यादव आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। विजेंद्र यादव 1904 मतलब जब से नीतीश कुमार हैं तब से हैं, और तब से लगातार जीत के आ रहे हैं। नित्यानंद राय हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र नारायण यादव हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जिनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं उनको टिकट दीजिए, और जहां पर आपको 1% भी शक शुबा हो वहां पर टिकट काट दीजिए। अब काट के दीजिएगा किसको? तो वहां पर का समीकरण देखिए, जो यादव जहां से जीतते थे, जो आपने बताया कि पिछली बार जो टिकट मिलता था, उस समीकरण में यादव का काउंटर पार्ट वहां पर राजपूत जाति ही नजर आती है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े चंक को हटाइएगा तो दाव तो आप दूसरे चंक पे ही लगाइएगा ना। यही कारण है कि राजपूतों की इस बार एनडीए में बल्ले बल्ले रही। और मैं जो अभी तक गिनती समझ पा रहा हूं, 4 पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी आर और हम से तो एक भी राजपूत का नाम नहीं आ रहा, राजपूत जाति के किसी भी सदस्य को हम से टिकट नहीं मिला। लेकिन ये 3 मिलाकर ये संख्या कमोबेश 30 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। ये एक संख्या 40 के आसपास है, 40 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। माफ करेंगे, ये आपने दुरुस्त कह चुके, आप डाटा के साथ बैठे हुए हैं। ये 40 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, और ये 40 के आसपास उस जाति पर दाव लगाया गया है जिस जाति की संख्या 3.6% सर्वे में माना गया है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज ये भी समझना महत्वपूर्ण होगा कि ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। चूंकि सवर्ण अगर एनडीए के वोटर हैं तो ब्राह्मण तो सबसे बड़े वर्ग हैं। ब्राह्मणों के साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हर परिस्थिति में यह गौर किया गया है कि ब्राह्मण एनडीए के साथ इंटैक्ट रहे हैं, लिहाजा जो आपके एक कहावत है ना कि घर का मुर्गी दाल बराबर, और यही स्थिति कमोबेश भूमिहारों के साथ रही। इसलिए सबसे बड़ा दाव इस बार एनडीए ने किसी जाति विशेष पर लगाया है तो वह राजपूत जाति पर लगाया है। तो जैसा धीरेन्द्र बता रहे थे कि सबसे बड़ा दाव राजपूत जाति पर लगाया है, और जैसा मैंने आपको आंकड़ों के हिसाब से ही बताया कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने जिन 101 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है उसमें उन्होंने राजपूतों से तो दोस्ती बढ़ाई है, तो वहीं कद घटाने में उन्होंने चाहे मुसलमान हो, यादव हो, भूमिहार हो, इन सब का कद घटा दिया है। तो कद घटने के बाद अब ये जातियां क्या करेंगी और जिनका कद बढ़ाया गया है वो क्या वास्तव में इनके साथ होंगी, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। हम तमाम अपडेट्स भी आपको देंगे, बने रहने इंफॉर्मेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।